नमस्कार, TV9 भारतवर्ष पर आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की 25 बड़ी खबरों के साथ। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी का पलटवार। देश में महंगाई सबसे कम है। कांग्रेस राज में महंगाई 26% तक पहुंची थी। मोदी राज में विकास दर सबसे ज्यादा, बीजेपी का दावा। कांग्रेस ने न्याय पत्र पर विदेश की तस्वीर छापी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा 55 साल अन्याय किया और घोषणा पत्र को नाम दिया न्याय पत्र। बीजेपी ने कहा एक तरफ झूठ का पुलिंदा और दूसरी तरफ मोदी की गारंटी। लोकसभा 2024 के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। कांग्रेस ने न्याय पत्र के नाम से मैनिफेस्टो जारी किया। खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस घोषणा पत्र में जाति जनगणना का वादा, आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना, गरीब परिवार को हर साल 1 लाख देने का वादा, वरिष्ठ नागरिकों को रेल सड़क यात्रा में छूट का वादा। मैनिफेस्टो में किसानों की कर्ज माफी और एमएसपी की गारंटी का वादा, 30 लाख खाली पदों को भरने का वादा, सभी एजुकेशन लोन माफ करने का वादा। पी चिदम्बरम ने कहा 10 साल में देश को बहुत नुकसान हुआ। देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। बीजेपी ने सरकारी संस्थाओं को बर्बाद किया। राहुल गांधी ने कहा यह चुनाव संविधान बचाने के लिए है, लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव है। बीजेपी सरकार लोकतंत्र पर हमला कर रही है। राजस्थान के चुरू में पीएम मोदी की जनसभा। पीएम ने कहा 10 साल में विकसित भारत की नींव तैयार हुई। पीएम मोदी ने कहा हम जो ठान लेते हैं वो पूरा करते हैं। पीएम मोदी ने कहा पूरा कर रहा है अब की बार 400 पार। कांग्रेस की वजह से दुनिया में भारत की साख गिरती जा रही है। छोटी छोटी जरूरतों के लिए लोग जूझ रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बोले पीएम मोदी, दूसरों की तरह हम घोषणा पत्र जारी नहीं करते, हम संकल्प पत्र जारी करते हैं। 2019 में जो संकल्प किया उसमें अधिकतर पूरे वादे पूरे करने के लिए मोदी काम कर रहा है। बागपत में सीएम योगी की रैली। योगी ने कहा बागपत वो धरती है जिसके लिए महाभारत हुआ। योगी ने कहा पिछले 10 साल विकास के बहुत काम हुए हैं। विदेश में भारत का सम्मान बढ़ा है। बीजेपी की गारंटी पर सीएम ममता बनर्जी ने कहा बीजेपी की गारंटी शून्य है। बीजेपी के सांसद और विधायकों ने बंगाल के लिए कुछ नहीं किया। हमने 10 लाख मजदूरों की मदद की। लोकसभा चुनाव से पहले अकाली दल को झटका। अकाली दल के कई पार्षद आप में शामिल। सीएम भगवंत मान की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल। राजस्थान में पेपर लीक पर फिर गरमाई सियासत। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा जेल जाएंगे। मदन दिलावर ने कहा पेपर लीक नहीं हुआ, गहलोत और डोटासरा ने बेचा। संजय सिंह का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। काम करने वाले सीएम केजरीवाल को साजिश के तहत जेल में डाला गया। संजय सिंह ने कहा बीजेपी ने शराब घोटाला किया। मंगुटा पर दबाव डालकर केजरीवाल पर बयान दिलाया गया। बेटे की गिरफ्तारी पर मंगुटा ने बयान बदले। मंगुटा का 7वां बयान साजिश का हिस्सा। संजय सिंह ने कहा 5 महीने टॉर्चर कर बयान बदलवाया गया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा आम आदमी पार्टी के खून में झूठ, लूट और बेईमानी है। दिल्ली की मंत्री आतिशी को चुनाव आयोग का नोटिस। बीजेपी की शिकायत पर आतिशी को नोटिस। बीजेपी से ऑफर मिलने वाले बयान पर नोटिस। चुनाव आयोग ने आतिशी से कल शाम 5 बजे तक जवाब मांगा है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कांग्रेस पार्टी बहुत सुस्त और आलसी हो गई है। हरीश रावत ने कहा कि अलायंस के लोग उसको जगाने का काम कर रहे हैं। उनसे कह रहे हैं कि उठो, जागो, लड़ो और जीतो। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथल्ला ने कहा कि हमारे पास कार्यकर्ताओं को चाय देने के लिए पैसे नहीं है। हमें जनता पर पूरा विश्वास है। जनता की मदद से हम ये लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे का पीएम पर विवादित बयान। खड़गे ने कहा क्या राजस्थान के खेत से अफीम खाली है? मोदी जी क्या नींद की गोली खाए हो? मोदी जी क्या आप नींद में हो? भगत सिंह की फोटो के साथ केजरीवाल की फोटो पर भगत सिंह के पोते ने सवाल उठाए। सुनीता केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर के बीच केजरीवाल की तस्वीर लगी दिख रही थी। भारतीय रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं। आपकी ईएमआई में कोई राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली के निहाल विहार में एक शख्स ने अपनी पत्नी और बेटी को चाकू मारकर उनकी हत्या की और फांसी लगाकर सुसाइड किया। पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जांच शुरू। रायपुर में बिजली कंपनी के ऑफिस में आग। ऑफिस के बाहर रखे कई ट्रांसफार्मर जले।
कांग्रेस ने आज लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटी की बात की गई है। लेकिन कांग्रेस इस घोषणा पत्र पर बीजेपी ने ही सवाल उठा दिए। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी पहले विदेश में अपमान करते थे, अब घोषणा पत्र में विदेश की तस्वीर लगा रहे हैं। तो ये तमाम तरह के आरोप बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल उठा दिए और कहा है कि अब तक अन्याय करते रहे, अब न्याय की बात की जा रही। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी के सवाल, घोषणा पत्र पर छपी तस्वीर पर सवाल उठाए गए हैं। बीजेपी की ओर से कहा गया है कांग्रेस ने विदेश की तस्वीर लगाई है। पहले विदेश में देश का अपमान करते थे, अब कांग्रेस विदेश की तस्वीर लगा रही है। ये तमाम बातें बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कही गई। तो आइए आपको सुनाते हैं कि सुधांशु त्रिवेदी की ओर से इस दौरान क्या कुछ कहा गया। बहुत सारी चीजें उनको लीगेसी में मिली, यथार्थ क्या था ये बताना चाहता हूं। ये बताइए, एयरलाइंस कब बनी थी? टाटा की एयरलाइंस। परंतु यही हम आपसे साफ बताना चाहते हैं कि जो हकीकत है और जो झूठ है उसका अंतर बहुत साफ है। तो कांग्रेस ने तब तक लोगों को भ्रमित करने में सफलता हासिल की जब तक मीडिया स्वतंत्र नहीं था, साक्षरता की दर कम थी, संचार के साधन बहुत प्रबल नहीं थे। मैं पुनः ये बात कहना चाहता हूं, जब भारत की साक्षरता दर 50% क्रॉस की है तब पहली बार हमारी सरकार बनी है। ये वाटर मैनेजमेंट के ऊपर ये फोटो है, देखिए इसको जाके आप चेक कर लीजिएगा। ये न्यूयॉर्क की बफेलो लिवर की है। अब देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक उनकी सोशल मीडिया चेयरपर्सन के अकाउंट से किसने ट्वीट कर दिया था तो पता नहीं लगा पाए, पर उससे बड़ा यक्ष प्रश्न हो गया है, ये फोटो कौन भेज रहा है विदेश से। मतलब ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, बफेलो शब्द को हिंदी में भैंस कहते हैं और हिंदी में कहावत होती है अकल बड़ी है भैंस। तो मुझे लगता है उतनी अकल भी किसी ने प्रयोग नहीं की है इनको करने के लिए। तो बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी की ओर से क्या कुछ कहा गया है, बड़ी बातें आपके सामने रख देते हैं। कांग्रेस ने 55 साल अन्याय किया, नाम रखा न्याय पत्र, ये उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया। कांग्रेस के न्याय पत्र पर विदेश की तस्वीर होने के आरोप लगाए गए। एक तरफ झूठ का पुलिंदा, दूसरी तरफ मोदी की गारंटी, ये भी कहा गया। इसके अलावा 72,000 देने का वादा भूल गए राहुल गांधी, ये सवाल उठाए गए। बेरोजगारी और महंगाई आज के दौर में सबसे कम है। कांग्रेस की विदेश नीति नाकाम थी, ये आरोप भी लगाया गया। जहां पर एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी विदेश नीति को कामयाब बता रहे थे, वहीं बीजेपी ने इस मुद्दे पर उन्हें घेरा है। कांग्रेस ने जनता से झूठे वादे किए, इसके अलावा कांग्रेस का झूठ अब नहीं चलेगा, ये भी कहा गया। राहुल गांधी ने 2019 में किया वादा नहीं निभाया, ये तमाम बातें कही गई। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो गया है। कांग्रेस घोषणा पत्र का नाम न्याय पत्र दिया गया है। पार्टी के घोषणा पत्र में 5 न्याय 25 गारंटी है, जिसमें महिलाओं, किसान, युवाओं पर फोकस किया गया है। आइए देखते हैं कि कांग्रेस ने क्या चुनावी वादे इसमें किए हैं। तो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें किसानों को लेकर जो वादे किए गए हैं उसमें कर्ज माफी, एमएसपी की गारंटी की बात कही गई है। महिलाओं को लेकर जो बातें कही गई हैं उनमें केंद्र की नौकरियों में 50% आरक्षण की बात कही गई है। युवाओं की अगर बात करें तो 30 लाख पदों को भरने का वादा किया गया है। और इसके अलावा बुजुर्गों की बात करें तो 1000 पेंशन का वादा किया गया है। छात्रों के लिहाज से कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि 15 मार्च 2024 तक के एजुकेशन लोन माफ किए जाएंगे। और वहीं भ्रष्टाचार की बात करें तो संदिग्ध सौदों योजनाओं की जांच को लेकर भी बात कही गई है अपने घोषणा पत्र में। रोजगार, 30 लाख खाली पद भरने का वादा भी कांग्रेस की ओर से किया गया है। सामाजिक न्याय की अगर बात करें तो जाति जनगणना और आरक्षण पर 50% कैप हटाने की बात कही गई है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में ये तमाम बातें की है 5 न्याय 25 गारंटी के तहत। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कांग्रेस सांसद राहुल और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है, ये भी सुनिए। चुनाव है, ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर
आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे और किसान न्याय के तहत किसानों की कर्ज माफी और एमएसपी कानून की गारंटी भी हम देंगे। और श्रमिक न्याय, इसके तहत मनरेगा में भी 400 रुपए के न्यूनतम, कम से कम 400 रुपए मजदूरी दिया जाएगा। तो कांग्रेस अपने घोषणा पत्र को लेकर बीते 3 आम चुनाव में अलग अलग नाम दिए हैं। आप स्क्रीन पर आपको दिखा देते हैं कि पिछले 3 आम चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्रों के क्या नाम रहे। 2014 में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो को आपकी आवाज हमारा संकल्प नाम दिया था, जबकि पिछले आम चुनाव यानी 2019 में कांग्रेस ने घोषणा पत्र को नाम दिया हम निभाएंगे, और इस साल पार्टी ने घोषणा पत्र को न्याय पत्र के नाम से जारी किया। तो टीवी 9 के सवाल पर बोले राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा है, चुनाव के बाद तय करेंगे कौन होगा प्रधानमंत्री, चुनाव जीतने के बाद सारे फैसले होंगे, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। राहुल जी, 2009 में आपको भी याद होगा, उस वक्त मैनिफेस्टो में 2 तस्वीरें थी, मनमोहन सिंह जी की और सोनिया गांधी जी की। पूछा गया था पीएम कैंडिडेट कौन होगा, सोनिया जी ने अपनी तस्वीर छुपा ली थी। आज 2 तस्वीरें हैं, राहुल गांधी जी की और खड़गे जी की। कोई तस्वीर छुपाएंगे, कोई दिखाएंगे? नहीं, ये आप बड़े डिस्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन पूछते हो। देखिए, इंडिया गठबंधन में डिसीजन लिया गया है कि हम मिलकर एक साथ आइडियोलॉजिकल चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद लीडर कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, वो पूरा का पूरा जो कोलिशन है वो मिलकर डिसाइड करेगा। और इस बीच कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, दूसरों की तरह हम घोषणा पत्र जारी नहीं करते, हम संकल्प पत्र जारी करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया 2019 में जो संकल्प किया उसमें अधिकतर पूरे वादे पूरे करने के लिए मोदी काम कर रहा है। भाइयों और बहनों, भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था उसके ज्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं, और 2 साल कोविड के संकट के बावजूद भी मोदी ने आपको जो वादा किया था वो वादा पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी मदरसा एक्ट मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को इस बारे में नोटिस भी जारी किया। उन्होंने चेंज किया है, यूपी सरकार ने वहाँ मदरसा बोर्ड को सपोर्ट किया था, यहाँ पर उन्होंने कहा कि अब जजमेंट आ गया है यूपी का हाई कोर्ट का और हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। अब क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कहेगा वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने जो किया है वो उसको उन्होंने स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने कर दिया। इम्प्लीकेशंस इस ऑर्डर का ये है कि जो मदरसा की जो प्रावधान मदरसा बोर्ड के थे और जो वहाँ की प्रक्रिया थी मदरसे में शिक्षा की, वो मदरसों में शिक्षा की प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी जब तक कि इस पर पूरा फैसला नहीं आ जाता। यानी पुराना नियम फिर से लागू रहेगा सर? वो लागू रहेगा फैसला आने तक। हाई कोर्ट का फैसला नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा। जो हाई कोर्ट के फैसले ने किया था उसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। जुलाई में अंतिम फैसला आएगा।
सलमान खुर्शीद को आपने सुना। अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है। यूपी मदरसा एक्ट रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश सामने आया, ये समझिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई गई है। यूपी सरकार समेत सभी पक्षकारों को इस मामले में नोटिस दिया गया है। 30 जून या उससे पहले जवाब दाखिल करना होगा, ये भी कोर्ट की तरफ से कहा गया। हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट प्रावधान को समझने में भूल की सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये बड़ी टिप्पणी की गई है। हाई कोर्ट का मानना कि एक्ट धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, गलत है, ये भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। सुप्रीम कोर्ट में मदरसा बोर्ड की जो दलील, उसको लेकर जानकारी आपके सामने हमने रखी। हाई कोर्ट का अधिकार नहीं बनता कि एक्ट को रद्द करे। 17 लाख छात्र इस फैसले से प्रभावित हुए, करीब 25,000 मदरसे प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा 1908 से मदरसा रजिस्टर हो रहे हैं, ये लगभग 125 साल पुराना। ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं। तो यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद ने कहा है कि मदरसे में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करें। स्थानांतरित करने का निर्देश उचित नहीं है, किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का अभी जो निर्णय आया है, उस निर्णय की हम सब स्टडी करेंगे और निश्चित तौर पे जो भी मदरसा शिक्षा के लिए बेहतर निर्देश प्राप्त हुए हैं, उन निर्देशों को ज़रूर हम लागू करने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार पूरी ईमानदारी और तत्परता से प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में हमेशा मुस्लिम समाज के अच्छी शिक्षा के लिए हमेशा प्रयासरत रही है। यूपी मदरसा बोर्ड कानून है क्या, आप जरा इसे भी समझ लेते हैं। साल 2004 में तत्कालीन मुलायम सरकार में बना ये कानून है, जिसको लेकर पूरी जानकारी आपके सामने हम रख दें। इसी कानून के तहत आपको बता दें, यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन हुआ है। इसके अलावा मदरसों की शिक्षा व्यवस्था बेहतर करना इसका मकसद था। बोर्ड में चेयरमैन से सदस्य तक सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों की नियुक्ति, शिया और सुन्नी मुस्लिमों के लिए कोटा फिक्स कर दिया गया। तो ये पूरा मामला आपके सामने हम रख रहे हैं कि आखिरकार ये कानून क्या है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया इस बीच। इस फैसले का खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च के जजमेंट, जिसमें कि उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट पर रोक लगाई थी, उस पर जो स्टे हुआ है उसका हम लोग वेलकम करते हैं। और जाहिर सी बात है कि यूपी में इस मदरसा बोर्ड के तहत 17 लाख स्टूडेंट तकरीबन तालीम हासिल कर रहे हैं और हज़ारों की तादाद में टीचर्स और दूसरे स्टाफ हैं। उन सब के फ्यूचर पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया था, जिससे कि लोगों में बहुत ज़्यादा बेचैनी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जो इस पर स्टे दे दिया है, इससे लोगों में बहुत ही खुशी और मसरत की लहर दौड़ गई है। और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से यहाँ मदारिस में तालीम दी जा रही थी, वो तालीम इंशाअल्लाह फिर से शुरू की जाएगी। और अब चुनाव की तैयारियों के बीच देखिए नेताजी का चुनावी रंग। पश्चिम बंगाल के दक्षिण कोलकाता सीट से सीपीएम उम्मीदवार सायरा शाह हलीम ने रोड शो के जरिए चुनाव प्रचार किया। सायरा शाह हलीम फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह की भतीजी हैं। सायरा शाह ने जीप पर सवार होकर रोड शो निकाला। जीप की ओपन रूफ से बाहर निकली सायरा ने लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए उन्हें देखा गया। रोड शो में उनके समर्थक जीप के आगे आगे हाथों में पार्टी का झंडा लिए नजर आए। तो ये तस्वीरें आप देखिए, नसीरुद्दीन शाह की भतीजी है सायरा, जो कि प्रचार करते हुई तस्वीरों में आपको नजर आ रही है। ओपन जीप में चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए सायरा को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। चुनाव प्रचार के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने माया देवी मंदिर में पूजा की। पूजा अर्चना के साथ उन्होंने संतों से आशीर्वाद भी लिया। तस्वीरें आपके सामने। इसके बाद जेपी नड्डा ने हरिद्वार में रोड शो निकाला।
पूजा अर्चना की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं माया देवी मंदिर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की। इस दौरान उन्होंने हवन किया, पूजा अर्चना की और उसके बाद हरिद्वार में रोड शो निकाला गया। रोड शो की तस्वीरें आपके सामने है। नड्डा के रोड शो में बीजेपी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ नजर आई। नड्डा पार्टी उम्मीदवार के लिए लोगों से समर्थन की मांग करते नजर आए। फूलों से सजे ट्रक पर जेपी नड्डा के साथ हरिद्वार से पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ दूसरे नेता भी नजर आए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में चुनाव प्रचार किया। धामी बीजेपी उम्मीदवार के लिए निकाली गई बाइक रैली में भी शामिल हुए। ये तस्वीरें आप उसी बाइक रैली की देख रहे हैं। इस बाइक रैली में बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक बिना हेलमेट के ही नजर आए। तो देखिए, नियमों का उल्लंघन यहाँ पर साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आ रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता हाथों में पार्टी का झंडा लिए हुए नजर आए, लेकिन किसी के भी सर पर आपको यहाँ हेलमेट नजर नहीं आएगा। तो देहरादून में बाइक रैली निकाली गई और इस बाइक रैली में खुद राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। चुनाव प्रचार के दौरान नेता वोट के लिए क्या क्या जतन कर रहे हैं उसकी एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में एमडीएम के उम्मीदवार दुरई वाइकी चुनाव प्रचार के लिए एक इंडोर स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने युवा खिलाड़ियों से बात की और उनके साथ बैडमिंटन भी खेला। दुरई एमडीएमके के संस्थापक वाइको के बेटे हैं। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। उससे पहले नेताजी जनता के बीच कुछ इस तरीके से नजर आए। और अब चुनावी रंग का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। वीडियो तमिलनाडु के रामेश्वरम का है। रामेश्वरम से एमवीएलपी पार्टी के उम्मीदवार परिराजन चुनावी मैदान में। चुनाव प्रचार के दौरान वो वोट मांगने के लिए एक दिन के लिए एक सैलून में नाई बन गए और लोगों की हजामत की। परिराजन लोगों की शेविंग करते हुए उनसे वोट देने की अपील करते हुए भी नजर आए। सोशल मीडिया में ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। तो परिराजन का ये अलग अंदाज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां उम्मीदवार सैलून पहुंच गए और लोगों की हजामत करने लगे और इस दौरान लोगों से वोट की मांग भी की। जैसे जैसे पहले चरण की वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, चुनाव प्रचार में सभी पार्टी पूरी तरीके से ताकत झोंक रही है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में उद्धव गुट की शिवसेना के आदित्य ठाकरे ने रोड शो किया। आदित्य ठाकरे ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र दगड़ू खेड़ेकर के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के लिए नारे भी लगाए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र में भी इस वक्त चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। बुल्ढाना से जो उम्मीदवार हैं शिवसेना यूबीटी के, उनके लिए प्रचार के लिए पहुंचे आदित्य ठाकरे और इस दौरान मंच पर उनकी तस्वीरें आपके सामने। तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और कोयम्बटूर से पार्टी के उम्मीदवार के अन्नामलाई ने आज रोड शो निकाला। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ अपने नेता का उत्साहवर्धन किया। बीजेपी कार्यकर्ता अपने हाथों में पीएम मोदी के पोस्टर लेकर पहुंचे। तो रोड शो के दौरान के अन्नामलाई ने तमिलनाडु की स्टालिन सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। तो रोड शो में बीजेपी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ आपको नजर आई। बीजेपी उम्मीदवार के अन्नामलाई ने रोड शो किया। इस दौरान तमाम लोग प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर बैनर हाथों में लिए नजर आए। उधर कोयम्बटूर में रोड शो के बाद बीजेपी के उम्मीदवार के अन्नामलाई पार्टी के कार्यकर्ता के घर भी पहुंचे। यहां उन्होंने जमीन पर बैठकर खाना खाया। इस दौरान उनके साथ पार्टी के दूसरे नेता और कार्यकर्ता भी नजर आए। के अन्नामलाई कोयम्बटूर में घर घर भी जा रहे हैं और अपने लिए वोट मांग रहे हैं। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। जनता के बीच पहुंचकर अपने लिए वोटों की मांग करते हुए इन नेताओं को साफ तौर पर देखा जा सकता है।
तमिलनाडु के तंजावुर में सीएम एमके स्टालिन के बेटे और उनकी सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने रोड शो किया। उदयनिधि स्टालिन ने ये रोड शो पार्टी के उम्मीदवार एस मुरासोली के लिए किया। तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं ये दोनों ही नेता। तंजावुर के इस रोड शो में सैकड़ों की संख्या में डीएमके के समर्थक और कार्यकर्ता भी शामिल हुए, जिन्हें तस्वीरों में देखा जा सकता है। बीजेपी ने तंजावुर से कुरुप्पू मुरुगनंदन को मैदान में उतारा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने दक्षिण त्रिपुरा के राजनगर में रोड शो किया। इस रोड शो में बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए। माणिक साहा ने पैदल यात्रा के जरिए लोगों से संवाद किया और बीजेपी उम्मीदवार बिप्लब देब के लिए वोट मांगे। बिप्लब देब त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार के रंग यहां भी नजर आए। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में डीएमडीके यानी देसिया मुरपोक्कू द्रविड़ कड़गम पार्टी के उम्मीदवार बी पार्थसारथी ने रोड शो निकाला। बी पार्थसारथी टेम्पो पर सवार होकर रोड शो निकालते हुए नजर आए। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक बाइक पर पार्टी के लिए झंडा लिए आगे आगे चल रहे थे। बी पार्थसारथी चेन्नई सेंट्रल से डीएमडीके के उम्मीदवार। रुक करते अगली बड़ी खबर का। देश की सबसे चर्चित सीट अमेठी एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि वहां से एक बार फिर कोई गांधी परिवार से चुनाव लड़ सकता है। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। वाड्रा ने कहा है कि लोग चाहते हैं कि मैं अमेठी से चुनाव लड़ूं। वाड्रा ने कहा अमेठी की जनता स्मृति ईरानी से थक गई। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी इसे लेकर कोई भी घोषणा नहीं की गई है। इसके अलावा अमेठी और रायबरेली जैसे गांधी परिवार का गढ़ कही जाने वाली सीटों पर कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया। तो पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने अमेठी और वायनाड दोनों जगह से चुनाव लड़ा था। राहुल गांधी ने केरल के वायनाड से अपना नामांकन भर दिया था, लेकिन अमेठी से अब तक कांग्रेस ने किसी को भी मैदान में नहीं उतारा है। राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे या नहीं, इस पर कोई संकेत अब तक नहीं दिया गया है। ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा के बयान ने अमेठी को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। इससे पहले स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर अमेठी की अनदेखी करने का आरोप लगाया था। अब वाड्रा ईरानी को वैसी ही चुनौती देते हुए नजर भी आ रहा है। तो राजनीति में क्या डेब्यू करने को तैयार है रॉबर्ट वाड्रा? ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अमेठी लोकसभा से चुनाव लड़ने की ओर उन्होंने इशारा किया। वाड्रा ने इस दौरान यूपी के अमेठी से चुनाव लड़ने की बात कही। अमेठी की जनता चाहती है मैं चुनाव लड़ूं, ये उनकी तरफ से कहा गया। स्मृति ईरानी से अमेठी की जनता नाराज है, ये भी रॉबर्ट वाड्रा की ओर से कहा गया। कांग्रेस ने अब तक अमेठी से कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। रायबरेली से भी अब तक किसी को भी मैदान में कांग्रेस की ओर से नहीं उतारा गया। रॉबर्ट वाड्रा के अमेठी से चुनाव लड़ने के बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी कह रही है कि अमेठी की जनता सिर्फ स्मृति ईरानी को जानती है, रॉबर्ट वाड्रा कौन है ये कोई नहीं जानता। पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था। जमीन पर व्यापक प्रभाव रखने वाले नेता रॉबर्ट वाड्रा ने अब इच्छा जताई है कि वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि जमीनों से उनका विशेष जुड़ाव है। तो अभी जमीनी नेता के आने से कांग्रेस पार्टी की जमीन कितनी मजबूत होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हम स्वागत करेंगे, क्योंकि ऐसे भ्रष्टाचारियों को पराजित करने में एक अलग प्रकार का सुख अनुभव होता है। ऐसे भ्रष्टाचारियों के लिए अब लोकतंत्र में कहीं कोई स्थान नहीं होगा और ये मुंह की खाएंगे। रॉबर्ट वाड्रा मैं नहीं जानता, वही पहचान है क्या उनकी? प्रियंका गांधी के पति है। अच्छा है, कांग्रेस पार्टी तय करे, यही पहचान है उनकी।
पूरे देश में ये पहचान होगी। मैं नहीं जानता और मुझे लगता है अमेठी की जनता भी नहीं जानती। कांग्रेस के लिए अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा को टिकट देना इतना आसान नहीं होगा। अगर कांग्रेस रॉबर्ट वाड्रा को टिकट देती है तो बीजेपी एक बार फिर कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लगाते हमले तेज कर सकती है, जिससे कांग्रेस को चुनाव में अन्य सीटों पर भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आइए एक नजर डालते हैं अमेठी लोकसभा सीट के रोचक यानी इंटरेस्टिंग इतिहास पर, इसकी हिस्ट्री पर। अमेठी का इतिहास जो रहा है वो ये आपके सामने है। कांग्रेस ने 16 बार जीत का परचम अमेठी सीट से लहराया। 1980 में संजय गांधी यहां से सांसद बने। 23 जून 1980 में संजय गांधी की मृत्यु हो गई। संजय गांधी के बाद राजीव गांधी ने इस सीट पर बागडोर संभाली। 1999 में सोनिया गांधी अमेठी से सांसद बनी। 2004 से 2019 तक राहुल गांधी इस सीट से सांसद रहे। 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को इस सीट से हराया और वह वहां की सांसद बन गए। इस बार भी अमेठी से मैदान में है स्मृति ईरानी। कांग्रेस ने अब तक हालांकि अमेठी से किसी को भी टिकट नहीं दिया है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा इसको लेकर जो इशारा कर रहे हैं, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब एक नजर डालते हैं अमेठी के जातिगत समीकरण पर। तो अमेठी लोकसभा सीट का जातीय समीकरण जो है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। यहाँ पर दलित 26%, मुस्लिम 20%, ब्राह्मण 18%, क्षत्रिय 11% और अन्य जो है वो 25% है। बढ़ते अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उरी में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। ये बड़ा अपडेट आपके सामने। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। उरी में घुसपैठ की यह कोशिश की जा रही थी आतंकियों की तरफ से, जिसे नाकाम कर दिया गया। एलओसी से घुसपैठ की कोशिश में थे ये आतंकवादी। पूरे इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। तो पाकिस्तान से एक बार फिर से इन्फिल्ट्रेशन की जो कोशिश की गई है उसमें भारत ने आतंकियों का अंत कर दिया है। कुछ जानकारी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। एलओसी की रुस्तम पोस्ट पर घुसपैठ की यह कोशिश की गई। भारतीय सुरक्षा बल तुरंत एक्टिव हो गए। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी हुई। सुरक्षा बलों ने इस दौरान 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया और अपडेट ये है कि फिलहाल सेना का सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके में जारी है। एनकाउंटर पर हमारे संवाददाता इरफान कुरैशी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नॉर्थ कश्मीर के उड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल के रुस्तुम पोस्ट के पास सुबुरा नाले में आज एक बड़ी मुठभेड़ देखने को मिली, जब कुछ आतंकवादी सरहद के इस पार घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे थे और करीबन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ये जानकारी मिल रही है कि आज सुबह सवेरे ये घुसपैठी लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार आने का प्रयास कर रहे थे। जब उनकी संदिग्ध मूवमेंट वहां पर रुस्तुम पोस्ट पर जवानों को दिखी, उसके बाद उन्हें चैलेंज किया गया और चैलेंज करते समय ही एक आतंकी को ढेर किया गया और ये आशंका लगाई जा रही है कि एक बड़ा ग्रुप जो आतंकियों का है वो इस पार घुसपैठ के प्रयास में था। उसके बाद इस पूरे इलाके में सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन चलाया गया। मजीद रेनफोर्समेंट वहां पर सेना के जवानों की लाई गई और उसके बाद दूसरे आतंकी को मारा गया। कुल मिलाकर इस बड़े ऑपरेशन में 2 आतंकी अभी तक मारे गए हैं और सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके में जारी है। रुस्तुम पोस्ट बिल्कुल उड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल के सटीक है और सुबुरा नाला है जहां से ये आतंकियों का जो ग्रुप है वो घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे थे और कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस इनपुट्स भी लगातार सुरक्षा बलों को मिल रहे हैं। उसके चलते जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना लगातार ये स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सरहद उस पार से चुनावों से पहले इस तरह की गतिविधियां और घाटी में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास रहेगा। और उसके चलते जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी और 15 कोर के जीओसी ने भी लगातार तमाम चीज़ों का हाल ही में जायजा लिया और ये पूरा जो स्ट्रेटजी है वो तैयार किया है कि आखिर किस तरह सफलपूर्ण चुनाव को यहाँ पर अंजाम दिया जाए। लेकिन वहीं लगातार इंटेलिजेंस को इनपुट्स मिल रहे हैं कि लॉन्च पैड्स पर आतंकी लगातार तैयार है और वो किसी भी वक्त प्रयास कर सकते हैं, खासतौर पर लोकसभा चुनावों से पहले, ताकि घाटी में जो है कानून व्यवस्था को बिगाड़ा जाए और आतंकी गतिविधियां अंजाम दी जाए। और इस बीच बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है। बता दें, बिजली कंपनी के ऑफिस में भीषण आग लग गई है। ऑफिस के बाहर रखे कई ट्रांसफार्मर इस आग में जल गए हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचा रही है। तस्वीरें आप देखिए, आग कितनी भयावह है। छत्तीसगढ़ से ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर बिजली कंपनी के ऑफिस में भीषण आग लगी हुई है। आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है।
दमकल विभाग की कई गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। ऑफिस के बाहर बताया जा रहा है कई ट्रांसफार्मर रखे गए थे जो जल चुके हैं। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आग बुझाने की कोशिशें भी करते हुए दमकल कर्मियों को देखा जा सकता है। ये बिजली कंपनी के ऑफिस में लगी आग की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। रायपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। आग कितनी विकराल है तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। रमन भैया गर्माहट आ रहा है उसको उधर से वो शॉर्ट सर्किट का दिक्कत है ना। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। रायपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर विकराल रूप ले चुकी है ये आग। आग किस वजह से लगी पता लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन रायपुर में बिजली कंपनी के ऑफिस में जबरदस्त आग की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ऑफिस के बाहर कई ट्रांसफार्मर जो रखे हुए थे वो जल चुके हैं। आग बुझाने की कोशिश करते दमकल कर्मियों को भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। काले धुएं का गुबार यहां से उठता हुआ साफ तौर पर देखा जा रहा है। कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। दमकल विभाग के जो तमाम कर्मी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं उनको आग बुझाने में। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गुरुग्राम में किडनी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। गुरुग्राम के एक होटल में छापेमारी के दौरान बांग्लादेश का किडनी डोनर मिला। जयपुर के नामी अस्पताल में किडनी का ट्रांसप्लांट किया गया। पुलिस ने गेस्ट हाउस संचालक सहित कई लोगों पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। तो गुरुग्राम में किस तरीके से किडनी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है उसको लेकर जानकारी सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि हरियाणा सीएम फ्लाइंग स्क्वाड और स्वास्थ्य विभाग ने गुरुग्राम में इंटरनेशनल किडनी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। किडनी ट्रांसप्लांट के खुलासे के बाद मेडिकल इंडस्ट्री में हड़कंप इस वक्त मचा हुआ है। गुरुग्राम सिटी का नाम लेकर बांग्लादेश के मरीजों को जाल में फांसा जाता था। उन्हें सेक्टर 39 के आलिशान गेस्ट हाउस में ठहराकर सारी मेडिकल सुविधाएं दी जाती थी। मरीज को पहले गुरुग्राम के नामी अस्पताल का हवाला देकर बरगलाया जाता था। बाद में उसी अस्पताल की जयपुर ब्रांच में उनका किडनी ट्रांसप्लांट कराया जाता था। जानकारी के मुताबिक किडनी डोनर को 4 लाख बांग्लादेशी टका दिया जाता था, जो कि भारतीय रुपए में करीब 3 लाख के करीब है। तो ये जानकारी आपके सामने। ट्रांसप्लांट कराने वाले से 10 से 20 लाख रुपए वसूले जाते थे। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि किसी भी डोनर का रिसीवर से कोई रिश्ता नहीं है। तो किडनी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, इसको लेकर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने हम रखेंगे। गुरुग्राम में छापेमारी के दौरान TV9 भारतवर्ष की टीम भी मौके पर मौजूद थी। हमारे संवाददाता विवेक शर्मा की रिपोर्ट आप देखिए। गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिलकर एक छापेमारी के दौरान किडनी रैकेट का भांडाफोड़ किया है। दरअसल जानकारी के मुताबिक सीएम फ्लाइंग स्क्वाड को किडनी रैकेट के बारे में जानकारी मिली थी। जानकारी मिलने के बाद टीम को गठित किया गया। सेक्टर 9 के बाबिल प्लेस होटल में रेड की गई। यहां शमीम नाम का शख्स मिला जो कि बांग्लादेश का रहने वाला था। जांच के दौरान पता लगा कि उसकी किडनी निकाली जा चुकी है। शमीम ने बताया कि सोशल मीडिया पर किडनी ट्रांसप्लांट का ऐड देखकर उसने एक एजेंट से संपर्क किया था, जिसने बांग्लादेशी करेंसी के मुताबिक उसे 4 लाख टका दिए जाने का सौदा तय किया था। डील फाइनल हो गई, जिसके बाद एजेंट ने उसके फर्जी दस्तावेज तैयार किए और करीब 2 महीने पहले वो हिंदुस्तान आया था और फिर जयपुर में एक नामी अस्पताल में उसका ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद उसे देखभाल के लिए गुरुग्राम के इस होटल में शिफ्ट किया गया था। फिलहाल पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। इस रैकेट में कौन कौन लोग शामिल है, इस रैकेट के तार कहां कहां जुड़े हुए हैं, उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब आपको बताते हैं कि ये गिरोह आखिरकार काम कैसे करता था, कैसे बांग्लादेश के गरीब युवाओं को बरगलाकर किडनी बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। जानकारी आपके सामने रख दें। दरअसल जिस इंटरनेशनल किडनी रैकेट का पर्दाफाश हुआ है उसके मुताबिक बांग्लादेश में गरीबों को मोहरा बनाया जाता था। जानकारी है कि सोशल मीडिया पर भ्रामक विज्ञापन देकर युवाओं को अपने जाल में फंसाया जाता था। पैसे के लालच में गरीब युवा किडनी बेचने को तैयार हो जाते थे। इसके अलावा कोलकाता के मेडिकल वीजा पर भारत में फिर इनकी एंट्री कराई जाती थी। जयपुर के नामी अस्पताल में किडनी प्रत्यारोपण किया जाता था।
डे केयर के लिए गुरुग्राम के होटल में इन्हें रखा गया। किडनी के एवज में मिलता था 4 लाख बांग्लादेशी टका। किडनी लेने वालों से 10 से 20 लाख की वसूली भी की जाती थी। तो बांग्लादेशी किडनी डोनर शमीम ने बताया कि वो बांग्लादेश में मोबाइल की दुकान चलाता है। फेसबुक पर किडनी प्रत्यारोपण का विज्ञापन देखकर उसने रांची के मोहम्मद मुर्तजा अंसारी नामक एजेंट से संपर्क किया था। दलाल के माध्यम से ही किडनी देने वालों का चयन किया जाता था, जिन्हें मामूली रकम देकर तैयार किया जाता था। उनका ब्लड ग्रुप के अलावा कई तरह की जांच होने के बाद ही मेडिकल वीजा के माध्यम से उन्हें भारत लाया जाता था। जांच में अभी तक ये पता चला है कि जिन लोगों ने अपनी किडनी दी है उन्हें कोलकाता के मेडिकल वीजा पर भारत लाया जाता था। मैं खुद फेसबुक में पोस्ट करा। पोस्ट करने के बाद मेरा बानाश एक एजेंट है, उसको मेरे पास फोन करा। फोन करके बाद उसको मेरा साथ डील हुआ। डील होने के बाद मैं मेरा ऑल पासपोर्ट वगैरह ऑल ये डॉक्यूमेंट उसने अरेंज करने के बाद इधर इंडिया भेजा। सीएम उड़न दस्ता के अनुरोध पर सीएमओ गुरुग्राम द्वारा एक बोर्ड गठित की गई, जिसका छापा बाइबिल प्लेस सेक्टर 39 के एक गेस्ट हाउस में पड़ा, जिसमें कुछ बांग्लादेशी ऑपरेशन फोर्टिस जयपुर में बगैर नियम के पालन करते हुए किया जाता था और पैसे की लेन देन की होती थी। उसकी जांच के लिए यहाँ कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है किडनी रैकेट गिरोह का सरगना मुर्तजा अंसारी है। मुर्तजा अंसारी ही वो मास्टरमाइंड है जो बांग्लादेश से युवाओं को बरगलाकर भारत लाता था। मुर्तजा को पकड़ने के लिए पुलिस जगह जगह पर छापेमारी कर रही है। जानकारी आपके सामने रख दें कि आखिरकार ये शख्स है कौन। तो बता दें, झारखंड के रांची का रहने वाला है ये शख्स। इसके अलावा झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी से इसने पीजी किया है। पढ़ाई में काफी तेज था मुर्तजा। इसके अलावा पीजी करने से पहले मेडिकल लाइन से भी वो जुड़ा हुआ था। मुर्तजा अंसारी ने कई एजेंट भी बनाए। 30 से कम उम्र वाले युवाओं पर उसकी नजर थी। मुर्तजा की जयपुर के नामी अस्पताल में गहरी पैठ को लेकर भी जानकारी सामने आई है। तो गुरुग्राम में किडनी रैकेट के खुलासे का ये मामला कोई पहला नहीं है, पहले भी पकड़ा जा चुका है किडनी रैकेट। बता दें आपको, साल 2008 में भी गुरुग्राम के पालम विहार में किडनी रैकेट का खुलासा। नौकरी का लालच देकर यूपी के युवाओं को गुरुग्राम लाया जाता था। किडनी निकलवाने के लिए 30,000 रुपए का लालच इन्हें दिया जाता था। जो लोग तैयार नहीं होते थे उनकी जबरदस्ती किडनी निकाल ली जाती थी। किडनी को अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी जैसे देशों के ग्राहकों को दिया जाता था। फरवरी 2008 में आरोपी डॉक्टर को नेपाल से गिरफ्तार किया गया था। आइए बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू को 5 करोड़ की मानहानि का नोटिस। बीजेपी उम्मीदवार सुधीर शर्मा ने उन्हें यह नोटिस भेजा है। सीएम सुक्खू ने बागी विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए देने का जो आरोप लगाया था, अब उसके बाद बीजेपी के उम्मीदवार सुधीर शर्मा ने इसी पर उन्हें नोटिस भेज दिया। तो मानहानि का नोटिस सीएम सुक्खू को भेजा गया है। 5 करोड़ का यह मानहानि का नोटिस। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस बागी विधायकों को पैसे देने का आरोप लगाया गया था। वक्त एक ब्रेक का है। टीवी 9 भारतवर्ष पर खबरों का सिलसिला जारी। बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच के कविता से पूछताछ के लिए सीबीआई ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई की ओर से यह अर्जी दाखिल की गई है कि कविता से पूछताछ के लिए।